वेलकम टू स्टडी क्लासेस। हम लोग फिजिक्स के इस सेशन में कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक की चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में जो इस चैप्टर की थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अति लघु उत्तरीय हो सकते हैं, बहुविकल्पीय हो सकते हैं, लघु उत्तरीय हो सकते हैं या दीर्घ उत्तरीय हो सकते हैं और इसके जो आंकिक प्रश्न हो सकते हैं उनकी चर्चा हम आप आज इस सेशन में करेंगे। महत्वपूर्ण चैप्टर है, कुछ थ्योरी के सवाल भी महत्वपूर्ण है। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें थ्योरी की, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए। दो स्थितियां हैं, एक तो जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम है या पूर्ण रूप से वायु है, यानी C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा D। ये आपको हमने सिद्ध कराया है, A एप्सिलॉन 0 बटा D। अगर परावैद्युत है तो K हो जाता है और परावैद्युत नहीं है तो A एप्सिलॉन 0 अपॉन D हो जाता है, क्योंकि K बराबर 1 हो जाएगा। दूसरा एक और है, जब आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम है, A एप्सिलॉन 0 बटा D माइनस T प्लस T बाई K। जब आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम होता है तो संधारित्र की धारिता का सूत्र ये होता है और ये दोनों प्रूफ महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वान डे ग्राफ जनित्र पूछा जा सकता है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र स्थापित करने के लिए पूछा जा सकता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रूफ कराया है। ये कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हुए जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर छोटे क्वेश्चनों की बात की जाए तो छोटे प्रश्न अनलिमिटेड होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ लिया है, थ्योरी कंप्लीट कर ली है, तो उसी से प्रश्न बनते हैं। इसलिए उनको तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि अगर आप कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़े हुए हैं तो आपको उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपका प्रश्न निश्चित रूप से सही हो जाएगा। बस थोड़ी सी बात यह है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फिर भी अगर हम कुछ क्वेश्चन की बात करें तो फैरेड क्या है, एक फैरेड में कितने माइक्रो फैरेड होते हैं, एक फैरेड में कितने पिको फैरेड होते हैं। फैरेड की परिभाषा हमने बताई है, एक माइक्रो फैरेड बराबर 10 की घात माइनस 6 फैरेड होते हैं, तो एक फैरेड बराबर 10 की घात 6 फैरेड माइक्रो फैरेड हो जाएगा। इसी तरीके से एक फैरेड में कितने पिको फैरेड होते हैं। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, इस तरीके के सवाल, ये सब हमने अपने लेक्चर में इनकी चर्चा की है। कुछ और सवाल हो सकते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर दूरी कम कर दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी सूत्र से आप बता सकते हैं कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि C समानुपाती 1 बटा D है। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि C समानुपाती A है। तो इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। और भी प्रश्न हो सकते हैं। एक जैसे महत्वपूर्ण सवाल है कि यदि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो बताइए विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी और V Q बराबर CV होता है, तो V बराबर Q बाई C, धारिता बढ़ेगी इसलिए धारिता घटेगी, इसलिए विभवांतर बढ़ जाएगा। जब हम दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी और धारिता घटने के कारण विभवांतर बढ़ जाएगा। तो ये भी एक सवाल हो सकता है इसका। एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का काम क्या है। तो दूसरी प्लेट का काम क्या है, आपको समांतर प्लेट संधारित्र बताया गया और वहां पर भी हमने इस प्रश्न की भी चर्चा वहां हमने की थी कि समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट जो होती है वो पहली प्लेट के विभव को कम करने का काम करती है। जब पहली प्लेट के विभव को कम कर दिया जाएगा तो उसे आवेश अधिक दिया जा सकता है। मानी पहली प्लेट के विभव को अगर हम कम कर देंगे तो अधिक आवेश देकर हम उसको अधिक चार्ज कर सकते हैं, माने अधिक आवेश दे सकते हैं, यानी ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। एक और प्रश्न हो सकता है कि क्या कोई ऐसा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सके या
दूसरा, इसी का एक दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य क्यों मानते हैं। तो पृथ्वी एक ऐसा चालक है जिसे हम असीमित आवेश दे सकते हैं, और पृथ्वी के विभव को शून्य इसलिए मानते हैं क्योंकि पृथ्वी की धारिता अनंत है। पृथ्वी की धारिता अनंत है, तो पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, इसलिए पृथ्वी के विभव को हम शून्य मान सकते हैं। अब एक प्रश्न और हो सकता है कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, इनकी डिफिनीशन बतानी है। तो परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बहुत दृढ़ता से बंधे होते हैं। वह पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बहुत दृढ़ता से बंधे होते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अनेक उदाहरण लिख सकते हैं, मोम, कांच, जर्मेनियम आदि आप परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण लिख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। आप किताबों का प्रयोग करिए थोड़ा सा, बाकी कॉन्सेप्ट वीडियो से देखकर क्लियर करिए और आपको स्पष्ट हो जाएगा और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की भी हमने चर्चा कर ली। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल के लिए भी ये चैप्टर महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको उभयनिष्ठ ऊर्जा, उभयनिष्ठ विभव और ह्रास हुई ऊर्जा का सूत्र कराया गया है, उस पर भी सवाल पूछा जाता है। उभयनिष्ठ विभव अगर दो चालकों को जोड़ दिया जाए तो जो विभव का मान है वो क्या परिवर्तित होगा, कैसे परिवर्तित होगा, इस तरीके का सवाल हो सकता है। और ह्रास हुई ऊर्जा कितनी होगी, ये सवाल हो सकता है। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसकी भी चर्चा करते हैं। ये एक संधारित्र की धारिता दी हुई है और संधारित्र को दिया गया है कि इतने वोल्ट से इतने वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। बताइए उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। एक प्रश्न है, हम देखते हैं। ये आंकिक प्रश्न है। एक संधारित्र की धारिता दस माइक्रोफैरड है, इसे 100 वोल्ट से 200 वोल्ट इसके विभवांतर को 100 वोल्ट से 200 वोल्ट करने पर ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा के लिए। तो क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पर पहले हम C लिखेंगे। 10 माइक्रोफैरड माने 10 गुणे 10 की घात -6 फैरड हो जाएगा। 1 माइक्रोफैरड बराबर 10 की घात -6 फैरड होता है। तो जब हम माइक्रोफैरड को फैरड में बदलेंगे तो 10 की घात -6 से गुणा हो जाएगा, और इस प्रकार से 10 की घात -6 गुणे 10 यानी 10 की घात -5 फैरड भी लिख सकते हैं। V1 100 वोल्ट और V2 200 वोल्ट। U बराबर होता है हाफ CV²। अब U बराबर हाफ CV² होता है। चूंकि विभव बढ़ रहा है इसलिए ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊर्जा में वृद्धि, डेल्टा U बराबर हाफ CV² माइनस हाफ CV²। हाफ C कॉमन ले लेंगे, V²² माइनस V²। 1/2 10 की घात -5 और V²² माने और V1² माने 10 और घटा देंगे तो 10 की घात -5 और ये हो जाता है आपका 30,000। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15, ये 15 हो गया, 3 घात ये कट जाएगी, 10 की घात -2 यानी 0.15 जूल। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 0.15 जूल की वृद्धि होगी अगर हम 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के जो विभवांतर का मान है वो 100 वोल्ट से बढ़ाकर 200 वोल्ट कर दें। एक अगला प्रश्न है, धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। प्रत्येक पर 75 माइक्रोकूलाम का आवेश है।
उनको एक चालक द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव की गणना कीजिए। यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव पूछा जा रहा है। R1 18 सेंटीमीटर, R2 27 सेंटीमीटर और Q1 बराबर Q2 75 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलना पड़ेगा। C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, तो हो जाएगा C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1। 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1/9 गुणे 10 की घात 9 और R1 हो गया 18 गुणे 10 की घात -2। मीटर में बदलेंगे तब मान रखेंगे 9 दूनी 18 यानी 2 गुणे 10 की घात -11 फैराड। ये धारिता हो जाएगी पहले वाले गोले की। और C2 निकालेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2, 9 गुणे 10 की घात 9, R2 हो गया 27 गुणे 10 की घात -2, 9 त्रिक 27 यानी 3 गुणे 10 की घात -11। और अब उभयनिष्ठ विभव V बराबर Q बाई C यानी Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। वैल्यू पुट कर देंगे। Q1 75 और ये भी 75 माइक्रोकूलाम है तो 10 की घात -6 और यहाँ 2 धन 3 और 10 की घात -11 बाहर करेंगे तो 150, ये 5, 10 की घात 5 हो जाएगा, 6 और 5 11 और 5 यानी 30, 5 त्याई 15 तो 30 गुणे 10 की घात 5 को हम 3 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट लिख सकते हैं। ये सवाल आपका उभयनिष्ठ विभव पूछा जा रहा है यहाँ। और भी इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, जैसे ह्रास हुई ऊर्जा निकालिए। तो ह्रास हुई ऊर्जा का आपको सूत्र पता है, C1 C2/2 C1 प्लस C2 V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास V1 और V2 नहीं है तो Q1 Q2 और C1 C2 दिया है तो V1 बराबर Q1 बटा C1 और V2 बराबर Q2 बटा C2 से हम V1 V2 निकाल लेंगे। फिर ह्रास हुई ऊर्जा का सूत्र लगा देंगे तो हमको डेल्टा U मिल सकता है और इस प्रकार से जो भी हो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके के सवाल परीक्षा में आ सकते हैं, इनका आप अभ्यास करिए। ये प्रश्न हो सकते हैं, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरेड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए और उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता कितनी हो जाएगी। 2016 में ये प्रश्न पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो C बराबर दिया है 16 पिकोफैरेड। आप इसको C0 लिख सकते हैं क्योंकि वायु संधारित्र की बात हो रही है। अब कह रहे हैं दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए। C बराबर KA एप्सिलॉन 0 बटा D ये होता है। और C0 बराबर क्या होगा, या C0 यहाँ लिख लीजिए तो C0 बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा D और C क्या होगा KA एप्सिलॉन 0 बटा 2/3D। क्यों? क्योंकि 2/3 कर दिया जाता है। अब इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम, ये तो 3 ऊपर चला गया और इसको C0 लिख सकते हैं। तो 3/2 K माने 3 है, C0 माने 16, 2 8 16 और 8 9 72 पिकोफैरेड। कितना आसान सवाल है और 2016 में पूछा गया है तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई इस तरीके की समस्या है। ये 72 पिकोफैरेड आपका आ जाएगा आंसर और बहुत आसान सवाल हो सकता है। अगला एक प्रश्न दिया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनके बीच 50 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। ये भी 2014 में पूछा गया है। ये दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 गुणे 10 की घात -4 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10 की घात -4 से गुणा हो जाएगा। और E दिया है 50 न्यूटन प्रति कूलम। क्यों निकालना है आवेश,
Q का जो सूत्र होता है वो CV होता है। C को हम क्या लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन 0 बटा D। क्योंकि K का मान कहीं नहीं दिया है इसलिए यहाँ पर हम A एप्सिलॉन 0 बटा D लिखेंगे, या अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप C0 लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। B माने E इंटू D, तो D कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन 0 इंटू E। अब आप सबका मान रख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे तो आपका उत्तर ये 40 हो गया, 10 की घात -4। एप्सिलॉन 0 का मान आपको कूलाम के नियम वैद्युत क्षेत्र में बताया गया है 8.85 × 10 की घात -12, 10 की घात -12, और E हो गया 50। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20 और 2 जीरो हैं, 8.85, 10 की घात -16, 12 और 4 16, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1 17, 8 दूनी 16 1 17, और 3 जीरो ये 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 10 की घात -16 यानी 1.77 × 10 की घात -12 कूलाम, या 1.77 पिको कूलाम कह सकते हैं। तो ये आपका प्रत्येक प्लेट पर संचित आवेश की मात्रा हो गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, आप अभ्यास करिए। अभ्यास करने के लिए आपको प्रश्न ढूंढ के करने होंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो न्यूमेरिकल अधिक लगाने से सबसे बड़ा लाभ क्या है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये धारणा शुरू से रहती है कि फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल ज़्यादा करें। न्यूमेरिकल ज़्यादा करने से एक तो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, दूसरी जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। जैसे ये किया गया, अब यहाँ हम सोचें अगर कि A दिया है, E दिया है, कोई ऐसा सूत्र होता ही नहीं है, कैसे निकालें। तो चूंकि Q हमको निकालना है, Q बराबर CV होता है, तो हम सोचेंगे कि C क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, सूत्र अपने आप याद हो जाएगा जब आप 2 बार देख कर लिखिएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बार बार लिखकर आप अपना नोट्स तैयार करें और न्यूमेरिकल करें, तो इस तरीके से आप अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं और अपने सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि A तथा B के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है, तो C की गणना कीजिए। और तुल्य धारिता वाले सवाल आपको निश्चित रूप से करने हैं, जिसमें चित्र बना के दे दिया जाता है और तुल्य धारिता निकालनी होती है, या तुल्य धारिता दी होती है, कोई एक मान जो हमको अज्ञात होता है वो ज्ञात करना होता है। इसको थोड़ा सा ढंग से समझेंगे। इसमें 2 भुजाएं दिख रही हैं, A और B के बीच 2 भुजाएं हैं। ऐसे अगर इनको पकड़ के खींच दिया जाए तो ये भुजा ऊपर हो जाएगी और ये भुजा नीचे हो जाएगी, माने ये चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपका B हो गया और ये A हो गया, ये C हो जाएगा, और ये इतना जो दिया हुआ है, ये ढंग से देखिए, ये वाला ये, और ये जो दिया है वो ये। और अब आप तुल्य धारिता निकाल सकते हैं। तो इसकी तुल्य धारिता निकालने के लिए क्या करना होगा, 6 और 1 आपका श्रेणी क्रम में दिया है, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकाल लेंगे, और 6 1 की तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में निकालने के बाद जो आएगा वो 4 के साथ समांतर क्रम हो जाएगा। अब जो आएगा वो फिर 1 के साथ श्रेणी क्रम में होगा, और इस प्रकार से आपको ये मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ नीचे की भुजा में देखते हैं इस मान को, तो 12 और 2 समांतर क्रम में है, इनकी तुल्य धारिता निकाल लेंगे समांतर क्रम में। C बराबर C1 + C2 होता है, और फिर जो आएगा वो इस 8 के साथ श्रेणी क्रम में है। अब ये तुल्य धारिता इसके साथ निकाल लेंगे, और ये आपस में फिर समांतर क्रम हो जाएगा। इनकी तुल्य धारिता निकालने के बाद C के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर एक तुल्य धारिता रख देंगे और आपका C का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा। आप सबसे पहले लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी,
श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है? श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता अगर C है तो 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 होता है, तो C डैश हो तो 1/C डैश बराबर 1/1 धन 1/6, यानी 6 धन 1/6 हर बराबर करेंगे तो ये 7/6, यानी C डैश जो आएगा वो 6/7 आएगा। किसका? इतने का। अब ये 6/7 इस 4 के साथ क्या होगा? C डैश तथा 4 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। तुल्य धारिता C डबल डैश C डैश प्लस 4 और C डैश का मान 6/7। समांतर क्रम में तुल्य धारिता C1 प्लस C2 होती है, तो प्लस 4 यानी 6 धन 28/7, 28 6 34/7 हर बराबर कर देंगे तो आपका 34/7 माइक्रोफैरड ये हमारी तुल्य धारिता आ जाती है। ये अब इस एक के साथ 34/7 क्या है? ये 34/7 इस एक के साथ श्रेणी क्रम में है, यानी C डबल डैश तथा 1 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। इसलिए तुल्य धारिता C1 तो C1 इसलिए मान लेंगे क्योंकि C1 ऊपर भुजा हो जाएगी और C2 नीचे भुजा हो जाएगी, तो 1/C1 बराबर 1/C डबल डैश और प्लस 1/1, तो ये 1/34/7 माने 7/34 प्लस 1, तो हर बराबर करेंगे 7 धन 34/7, 34 7 41/34 माइक्रोफैरड। ये आपकी तुल्य धारिता आ जाएगी। ये आपका 41/34 आया है, हमको C1 निकालना है, तो ये 34/41 ऊपर के भुजा। इसी प्रकार से आप नीचे के भुजा की निकाल लेंगे। आप 2 माइक्रोफैरड तथा 12 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश लिए हैं, यहाँ C ट्रिपल डैश 2 धन 12 यानी 14। अब ये 14 और 8 क्या होंगे? यानी C ट्रिपल डैश तथा 8 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? इनकी तुल्य धारिता C2 मान लिया जाए, C2 1/C2 क्या होगा? 1/C2 बराबर 1/C ट्रिपल डैश और प्लस 1/8, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है वो इसी तरीके से 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2, तो 1/C ट्रिपल डैश 1/14 और 1/8, तो 56 हो जाएगा। 4 और 7/56 यानी 11/56, यानी C2 आ जाएगा 56/11। अब C2 और C1 परस्पर समांतर क्रम में है, तो C1 और C2 समांतर क्रम में है, इनकी तुल्य धारिता हम जोड़ के निकाल देंगे। C1 तथा C2 समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्यों है? क्योंकि ये C1 था और ये C2 है, समांतर क्रम में होगी, क्रम में है। तुल्य धारिता क्या माना जाए? C1 C2 C डैश C3 मान लीजिए, C3 C1 प्लस C, तो C1 हो गया आपका 34/41 और
56/11, ये आपका तुल्य धारिता आ जाएगी। और इसको सरल करना पड़ेगा, 11 चौक 44 और 4 11 33 4 37 हो जाएगा। 11 चौक 44, 4 11 33 4 37 और 56 को भी 41 से गुणा करना पड़ेगा, तो 56 6 चौक 24 5 चौक 20 2 22 6 9 2 2 6 चौक 24 2 5 चौक 20 2 22 यानी 22 96 22 96 और नीचे 11 एकम 11 और 11 चौक 44 और 1 तो आपका हो जाएगा 6 4 10 9 7 16 1 17 22 3 25 1 26 बटा 451 माइक्रोफैराड। ये आपकी धारिता आएगी। कुल धारिता C1 और C2 की तुल्य धारिता जो आएगी वो इतनी होगी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, C के साथ तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैराड और C के साथ ये किस में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। C तथा C3 श्रेणी क्रम में, तो C तथा C3 जब श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता हो गई 1/1 C और प्लस 1 तो ये 451 ऊपर हो जाएगा और बटे 26 70। और अब आपका 1/C का मान यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी 26 70 बटे 22 19 माइक्रोफैरड और भाग करने पर आपका 1.2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो ये हमारी तुल्य धारिता हो 1 माइक्रोफैरड दी हुई थी और C का मान ज्ञात करना था। इस तरीके का सवाल आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। 2017 में पूछा भी गया है। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्या होता है C का मान दिया होता है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी होती है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं इसको। सबसे पहले आप छोटे छोटे धारिताओं को इकट्ठा करके तुल्य धारिता निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर ये समांतर क्रम है और आमने सामने है, माने 2 प्लेटें एक जगह पर और अगली 2 प्लेटें एक जगह पर जुड़ी हैं। फिर इनकी तुल्य धारिता इसके साथ श्रेणी क्रम हो जाएगा। ये नीचे की भुजा हो गई। ऊपर देखेंगे तो ये श्रेणी क्रम है, जो आएगा वो इसके साथ समांतर क्रम होगा। अब जो आएगा वो इसके साथ श्रेणी क्रम हो जाएगा। अब ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा परस्पर समांतर क्रम है और इस C के साथ ही श्रेणी क्रम में है। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़कर हमारे पास तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड दी है और इसको हम रख के C का मान फाइंड कर लेंगे। जब हमको 1 नहीं दिया होता है, माने तुल्य धारिता निकालनी होती तो C का मान दिया होता है। उस स्थिति में भी यही प्रक्रिया करते हैं, बस यहाँ पर C की जगह हम C का मान रखेंगे तो यहाँ पर हमको अज्ञात राशि ये होगी और ये ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हुए। हर तरीके का प्रश्न हमने यहाँ करने का प्रयास किया है कि लगभग सभी तरीके के प्रश्न हम आपको करके बता दें कि कैसे किए जा सकते हैं। और अब आपको अभ्यास करना है, आप अभ्यास करें। कॉन्सेप्ट हमने पूरा क्लियर करा दिया है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये यूनिट भी कंप्लीट होती है और इसके बाद की जो यूनिट है वैद्युत चालन धारा विद्युत नाम से आपकी यूनिट है। यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत। उसमें हमको वैद्युत चालन की चर्चा करनी है। तो आप पहली यूनिट तैयार करिए। आपको कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया गया, गैस की प्रमेय, विद्युत विभव, संधारित्र तथा परावैद्युत महत्वपूर्ण पाठ थे ये। और इनसे प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में लगभग मुझे लगता है 10 नंबर का सवाल परीक्षा में इस पूरी यूनिट से आ सकता है। आप इसको अच्छे से तैयार करें, अपना नोट्स तैयार करें, न्यूमेरिकल तैयार करें, क्वेश्चन तैयार करें। और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रॉब्लम आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, तभी हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास कर पाएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे।
और वे इसका लाभ ले पाएं। आपने अगर हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, जिससे इस पर उपलब्ध होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इनका बेहतर लाभ ले पाएं। धन्यवाद।